नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,73,000 से ज्यादा हो चुकी है और संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 62,85,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 27,81,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने और उनके परिवार के सभी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पाशिनियन ने आज एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उन्हें बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैन्य इकाइयों का दौरा करने से पहले अपनी जांच कराने का फैसला किया और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चीन में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए, जिसमें 16 बिना लक्षण वाले मामले शामिल हैं। वहीं अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद देश भर में फैले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने वाशिंगटन डीसी समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है और 15 शहरों में 5,000 राष्ट्रीय गार्ड तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में अतिरिक्त 2,000 गार्ड की तैनाती हो सकती है। नेशनल गार्ड ब्यूरो के प्रमुख जनरल जोसेफ ने कहा कि अमेरिका के 15 शहरों में कुल 5,000 गार्ड, सैनिक और एयरमैन प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने इस दावे को खारिज किया था कि अमेरिका के पुलिस में नस्लीय प्रणाली अब भी मौजूद है। ब्रायन ने कहा कि कुछ लोग कानूनी कार्रवाई को नस्लीय भेदभाव बताकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से 2 अधिकारियों को निष्कासित किए जाने के भारत के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में रविवार को निषिद्ध व्यक्ति घोषित किया और 24 घंटे के भीतर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर नाम के दोनों कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वे रुपयों के बदले एक भारतीय नागरिक से भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज हासिल कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एक कूटनीतिक मिशन के सदस्य के तौर पर अपने दर्जे से परस्पर विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सरकार ने दोनों अधिकारियों को निषिद्ध घोषित किया है और उनसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़कर वापस जाने को कहा है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के आधे से ज्यादा आबादी के बेरोजगार होने की आशंका जताई गई। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च कंपनी इप्सोस ने कोरोना वायरस के कारण पाकिस्तान में वर्तमान स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी बेरोजगार हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीनों के दौरान हर 2 में से 1 पाकिस्तानी अपनी नौकरी खोने या रोजगार खत्म होने के खौफ का शिकार है और ऐसे लोगों का ज्यादा अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में पाया गया, जहां 57% लोगों को लगता है कि वे अगले 6 महीनों में अपनी नौकरी या रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि 58% या हर 5 में से 3 पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि वे सरकारी सहायता के लायक हैं। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी संख्या बलूचिस्तान में सामने आई, जहां 66% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सरकारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। वहीं बंगाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में आज से कई प्रकार की गतिविधियों को छूट जारी है। राज्य सरकार की ओर से 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ जारी नई गाइडलाइन में कई प्रकार की छूट की घोषणा की गई। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन यानी कि कैटेगरी ए इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह से जारी रहेगा, तो वहीं क्लीन एरिया यानी कैटेगरी सी और बफर एरिया यानी कैटेगरी बी में सभी गतिविधियों की परमिशन होगी। इसके तहत चाय बागानों और जूट मिलों में 1 जून से 100% कामगारों के साथ काम कर सकते हैं, तो वहीं सूक्ष्म
लघु, मझोले और खनन उद्योग समेत बड़े उद्योगों को 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की परमिशन होगी। राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन दी। हालांकि एक वक्त में 10 से ज्यादा लोगों को परिसर में प्रवेश करने की परमिशन नहीं होगी। परिसर में लोगों की भीड़ या उनके इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। बस में बैठने की क्षमता के बराबर यात्रियों के साथ इसे चलाने की अनुमति दी है। हालांकि किसी भी यात्री को बस में खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं होगी। पड़ोसी देश नेपाल द्वारा नया नक्शा जारी करके भारत के बड़े भूभाग पर अपना दावा करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार से विदेश नीति और पड़ोसी देशों से संबंध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। और क्या कुछ कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारत को प्यार करने वाले सभी देश प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है। हमारा अभिन्न अंग, जिसका जर्रा जर्रा हमारा है और जिस पर हम काबिज हैं, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियादुरा, ये तीनों ऐसे हिस्से हैं जो लगभग 395 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। इस पर नेपाल ने अपने पार्लियामेंट में इसे अपना बताते हुए, नेपाल का अभिन्न अंग बताते हुए, नेपाल का हिस्सा बताते हुए अपने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है। ये एक अत्यंत चिंताजनक, दुखद खबर है। हमारे भारत और नेपाल के साथ लंबे संबंध रहे हैं और इस पर कई बार वार्ता होकर सारी स्थितियां स्पष्ट भी हो चुकी हैं। ध्यान रहे, ये भारत नेपाल के जिस हिस्से में स्थित है उसी जगह चीन भी तीनों का त्रिकोण बनाता है। तो ये अत्यंत सामरिक दृष्टिकोण से संवेदनशील मसला है। भारत सरकार को कूटनैतिक रूप से, राजनैतिक रूप से और आवश्यकता पड़े तो सामरिक रूप से देश के इस अभिन्न हिस्से के लिए भारत सरकार को जनता के सामने वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहिए, पूरी पारदर्शिता निभानी चाहिए। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर और दूसरी तरफ गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। हाल ही में गर्मी से राहत देने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें, केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। तो वहीं भारत में आज केरल में मानसून का आगमन होते ही आस पड़ोस के राज्यों में मूसलाधार बारिश होने लगी। जहां कर्नाटक के हुबली में भी आज मौसम ने करवट बदली, तो वहीं कर्नाटक के शिवमोगा में भी झमाझम बारिश ने लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत दिलाई। केरल में मानसून की आहट और भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग ने आज केरल के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते तापमान काफी नीचे जा चुका है। तो वहीं मौसम विभाग ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया था कि केरल में 1 जून तक मानसून पहुंच जाएगा और इस बार समय से पहले मानसून केरल तट से टकरा गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद देश में एक और चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी है। यह तूफान अरब सागर में बन रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्गा नाम के चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है और इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। और गुजरात के भावनगर में तेज बारिश हुई और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात निसर्गा से निपटने के लिए तैयारियों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। चक्रवात के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर हरियाणा के जींद में तेज बारिश हुई और इस दौरान शहर में 25 mm बारिश हुई। बारिश से शहर की कई कॉलोनी और गलियों में पानी भर गया। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश में शहर के किले पर बनाए गए पार्क की दीवार ढह गई और यह पास के 4 मकानों पर जा गिरी। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। दीवार गिरने से चारों मकानों को नुकसान पहुंचा और बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया।
अचानक आसमान में काले बादल छा गए और इसके बाद तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि करीब आधे घंटे तक चला। बारिश से शहर की सड़कों और गलियों में निकासी न होने की वजह से पानी भर गया। आपको बता दें, हरियाणा के जींद में तेज बारिश हुई है और इस दौरान शहर में 25 mm बारिश हुई। बारिश से शहर की कई कॉलोनी और गलियों में पानी भर गया और इसके कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तेज बारिश में शहर के किले पर बनाए गए पार्क की दीवार ढह गई और ये पास के 4 मकानों पर जाकर गिरी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन कई बार लोग इसकी अनदेखी करते नजर आए। ऐसा ही एक वाकया आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में देखने को मिला। यहां एक गांव में रविवार रात को जश्न मनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नजर आया। यहां गांव के लोग रात में जश्न मनाते हुए खुशी से नाच रहे थे और इस दौरान कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए नहीं देखा गया। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से बचाव इसका एकमात्र उपाय है और इसके बावजूद लोग कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूक रहे। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ई-पास ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना केसों की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। अब जांच की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में मोबाइल क्लिनिक के जरिए जांच का फैसला किया गया है। उच्च तकनीक से लैस यह मोबाइल क्लिनिक बस दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में जांच करेगी। इस मोबाइल क्लिनिक बस में एम्बुलेंस की व्यवस्था है और इसमें संक्रमण को बेअसर करने की क्षमता भी है। देखिए, ये साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो आज एक बहुत ही पायनियरिंग इनिशिएटिव लिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक माइलस्टोन है दिल्ली की जो हमारी एंडेवर्स हैं कोविड मैनेजमेंट की और कोविड के अगेंस्ट में जो एक हमारी कैंपेन है, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा स्टेप है। बेसिकली टेस्टिंग जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है कोविड के मैनेजमेंट का और आप सभी को पता है कि दिल्ली टेस्टिंग के एरिया में पूरे इंडिया में दिल्ली की बहुत अप्रिसिएशन होती है। 11,000 से ज़्यादा टेस्ट पर मिलियन दिल्ली कर रही है, जो कि नेशनल एवरेज के 4 गुना से भी ज़्यादा है। ये क्योंकि जितनी हम टेस्टिंग करेंगे तभी हमें एक्चुअल डेप्थ जो है उसका पता चलेगा। तो जो दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है उसी की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मोबाइल तरीके से, बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस तरीके से, सैनिटाइज्ड तरीके से और साइंटिफिकली इंश्योर करके कि जो हमारी टेस्टिंग हो वो मैक्सिमम टेस्टिंग हमारी हो पाए, मोबाइल तरीके से हो पाए और पूरे सैनिटाइज तरीके से हो पाए।
लॉकडाउन के दौरान बसों के जरिए हजारों प्रवासी मजदूरों को मुंबई से देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचाकर खूब वाहवाही पा रहे सोनू सूद ने मजदूरों की मदद के लिए रविवार की रात को ट्रेन का सहारा लिया। दरअसल सोनू सूद ने रविवार की रात को मुंबई से सटे ठाणे से श्रमिक ट्रेन के जरिए 800 से ज्यादा श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर और हाजीपुर के लिए रवाना किया। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को बसों से रवानगी के वक्त खुद सोनू सूद मौजूद रहते हैं, उसी तरह से ट्रेन से मजदूरों के रवानगी के वक्त भी खुद सोनू ठाणे स्टेशन पर मौजूद रहे। आपको बता दें, सोनू अब तक हजारों मजदूरों को घर पहुंचा चुके हैं, जबकि उनकी मुहिम अभी भी जारी है। एक्टर ने मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और अब तक हजारों लोगों को कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश के शहरों में भेज चुके हैं। चलाई है उन्होंने, उनका वर्णन करते हैं। आपके चलाए हुए ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं और परिवार से 2-2.5 महीने के बाद मिलेंगे, खुशी होगी। पेपर देने आए थे, यहाँ पे फंस गए थे। सोनू सर की वजह से हम घर पे जा पा रहे हैं। 2 महीने से फंसे हुए थे। ओके थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं अपने घर को जा रही हूँ। तो बढ़िया तो वापस आ रहे हो ना, जल्दी ठीक हो, वापस आओ, ठीक है। रखो, आप लोग दूर रखो, अपने हाथ सैनिटाइज कर रखा, अपने खाने का रखा सब अंदर, ठीक है बच्चे, आराम से बैठो। अनलॉक 1 आज से शुरू हो चुका है। हरियाणा के करनाल में आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। अनलॉक 1 जो है शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो इसमें जो है कुछ छूट भी दी गई है। हमारे साथ जो है करनाल एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया जी मौजूद है, पूरी जानकारी उनसे लेंगे। क्या कुछ सर कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अनलॉक 1 जो फर्स्ट फेज इसका स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट हर प्रकार की मूवमेंट जो है इसमें अलाउ कर दी गई है। तो इसमें और ज़्यादा जिम्मेवारी जो है हर नागरिक की बनती है। तो जो भी डायरेक्शंस हैं, जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, कृपया उसे सभी फॉलो करें। इसमें उनकी खुद की सुरक्षा भी है और आप जिनके कांटेक्ट में आ रहे हो, ओवरऑल पूरे समाज की सुरक्षा के लिए ये अनिवार्य है। 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि बार बार अपने हाथ धोने हैं, पब्लिक प्लेस पे या वर्क प्लेस पे अपने मास्क का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। सर, जो व्यापारी है उनको आपकी तरफ से क्या कुछ अपील रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मास्क का प्रयोग करें, जो सैनिटाइजर उसका, सोशल डिस्टेंस की बात। हाँ बिल्कुल, सभी व्यापारी जो भाई हैं उनसे मेरी आपके माध्यम से अपील है कि अब क्योंकि हर प्रकार का व्यापार ऑलमोस्ट खुल गया है, तो चाहे वो कस्टमर हो या उनका अपना स्टाफ हो या उनके अपने लेबरर्स हों, सभी को मास्क का प्रयोग करें। यदि कोई मास्क का प्रयोग नहीं करता तो उसे दुकान में एंट्री बिल्कुल ना दें। इससे ना केवल उनको खुद को खतरा है, बल्कि उनके परिवार को और जो उनके कांटेक्ट में आएंगे उनको भी खतरा हो सकता है। सर, करनाल वासियों को आपकी तरफ से क्या कुछ अपील रहेगी? जिस तरह से अभी पीछे जो है मास्क को लेकर अभियान भी चलाया गया था, उसमें जो है चलानिंग भी की गई है, उन लोगों से आपकी क्या कुछ अपील रहेगी? हाँ देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पब्लिक प्लेस पे मास्क पहनना अनिवार्य है। इस संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन भी हो गई है और यदि कोई पब्लिक प्लेस पे मास्क नहीं प्रयोग करेगा तो उस पर 500 रुपये का फ़ाइन का प्रावधान है और यदि कोई फ़ाइन नहीं देगा तो इसमें सेक्शन 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, ये जो भी डायरेक्शंस हैं, जो एडवाइजरी है, आप सभी के भलाई के लिए है। इसमें आप पब्लिक प्लेस पे मास्क का प्रयोग अवश्य करें। सर, जो व्यक्ति बाहर से आने हैं उनको क्या कुछ अपील रहेगी? जिस तरह से अपनी हिस्ट्री भी छुपा लेते हैं कहीं, उन लोगों को आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, जैसा आप भी देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट करनाल की मैं बात करूं तो जितने केसेस आ रहे हैं ऑलमोस्ट सभी में ट्रैवल हिस्ट्री रही है। तो जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं तो उसके कृपया करके इसकी इंटीमेशन प्रशासन को ज़रूर दें। आप इसके बारे में 1950 या 108 नंबर पे सूचना दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर एडवाइस करेंगे, आपको टेस्ट कराना है या होम क्वारंटीन में रहना है, या जो भी डॉक्टर एडवाइस करेंगे
आपको वैसे ही करना है। यदि कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है और अल्टीमेटली उसको बाद में कोरोना पॉजिटिव आता है या उसके वजह से किसी और को पॉजिटिव आ जाता है, तो इसमें आपके खिलाफ सेक्शन 188 और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। ये थे हमारे साथ एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया। इन्होंने ये बताया कि करनाल वासियों से ये अपील किया कि जो है मास्क का प्रयोग करें, अगर बाज़ारों में जाते हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। यदि किसी के पास मास्क नहीं पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। अमित भटनागर, ANB न्यूज, करनाल। अनलॉक 1 में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर का दाम अब बढ़ चुका है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है, तो वहीं 14 किलोग्राम 200 ग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 11 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर महंगा हो चुका है। इंसान का कुछ सस्ताई, कुछ महंगाई, कुछ आगे सोचकर इंसान करना चाहिए। इंसान कहाँ से रूम का भाड़ा, कहाँ से इंसान पेट भरेगा, कहाँ से इंसान खाएगा, कहाँ से इंसान का रूम का भाड़ा कहाँ से देगा, हाँ कहाँ से लाइट बिल करेगा, कहाँ से पानी भरेगा, इंसान बच्चे लोग कहाँ से खाएंगे। कुछ इंसान, सरकार लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। खाली लॉकडाउन, दुकान बंद करेगा तो इंसान कहाँ से खाएगा आगे, उसके आगे चल के। गैस के दाम बढ़ गए तो क्या असर होगा महिलाओं के ऊपर, खासकर जो किचन संभालती है उनके ऊपर क्या असर होगा? मतलब यही कुछ खाने के लिए कुछ सस्ताई कुछ करे, कुछ गरीबों के लिए कुछ मदद करे, यही सब कुछ कर सकते हैं ना। रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर महिलाओं के ऊपर किस तरह का असर हुआ, हम एक रसोई की जो किंग मानी जाती है महिला, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का असर होगा। आप देख पा रहे हैं कि देखिए गैस सिलेंडर का उपयोग तो हो रहा है, हालांकि लॉकडाउन है तो लगातार सुबह से शाम तक चाय बनती है, पानी गर्म किए जाते हैं और खाना बनाया जाता है, क्योंकि पुरुष जो है अक्सर काम बंद है और घर में रहते हैं। ऐसे में किस तरह का असर होगा जानकारी लेंगे। जी आपका नाम बताइए। बेबी पांडे है। बेबी जी, सरकार ने जो घरेलू गैस है जिसे आप खाना बना रहे हो उसकी कीमत 11 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया है, क्या असर होगा? असर है ही होगा कि जब धंधा पानी नहीं है तो असर ज़्यादा ही है। एक कमाने वाला है, 4 खाने वाले हैं घर में, और जब एक पैसा 4 महीने से कुछ आ नहीं रहा है तो बहुत तकलीफ है ना। अभी ये समय गैस नहीं बढ़ाने का, जब बढ़ता है आगे पीछे तब होता, लेकिन ये समय अभी क्या जरूरत था बढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है सरकार को, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहूँ, सरकार को समझदार सरकार है लेकिन समझ नहीं रहा है तो किसको समझाने का। इधर किसको सपोर्ट किया सरकार, क्या सपोर्ट किया, क्या कौन चीज़ दिया कि नहीं दिया। सरकार तो कुछ किया ही नहीं है इधर के लिए, या अमीर हो या गरीब हो, वो तो देख रहा है कि मैं अच्छी जगह पे बैठ गया हूँ, तो गरीब लोग भी अच्छी जगह पे बैठे हैं। जाहिर सी बात है, लगभग 4 महीने से जब घर में लोग इंतजार कर रहे हो, ऐसे में किसी भी चीज का अगर दाम बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा, यही कहना है। और इसी के साथ ही देश दुनिया में बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।